बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म साहब ने वज़रा को TLP से मुतल्लिक़ बयान देने से रोक दिया है, जबकि हुकूमत ने फैसलों पर अमल दरामद करते हुए TLP के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करना भी शुरू कर दिया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वज़ीर आज़म साहब ने वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा को ये तलकीन की है कि वो TLP से मुतल्लिक़ बयानात अब ना दें। अब ये जो वज़ीर आज़म साहब ने अहकामात जारी किए हैं, ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था, आप समझते हैं? देखिए, ये मामला तो अब ज़ाहिर है कि इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया माहिदे पे, लेकिन ये बहुत सारे सवालात छोड़ गए। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं, उनसे जब पूछा गया कि आप, क्योंकि हुकूमत जो है वो हुकूमत और काबीना होती है, मतलब वज़ीर आज़म और काबीना को हुकूमत कहा जाता है, तो जब उनसे पूछा गया कि आप ज़रा आपके पास क्या इत्तलात हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये उनका एक छोटा सा क्लिप है, हम आगे ज़रा प्ले कर देते हैं। अगर आप दिखाएंगे, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा काबीना के हवाले से, वज़रा के हवाले से। जी, वो प्ले कर देते हैं। जी ज़रा प्ले कीजिएगा प्लीज़। डॉक्टर। अच्छा, यानी काबीना को इल्म नहीं है तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अपने तौर पे कर रहे हैं। अच्छा, आज इससे पहले सुबह वजारत खारजा में एक इजलास हुआ और उसमें अगर हम देखें तो वजारत खारजा में जी, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब और एजाज उस्मान बुज़दार साहब और खुसरू बख्तियार साहब और सारी शख्सियात मौजूद थीं। लेकिन इस गुत्थी, ये क्या गुत्थी है जी, और क्या वज़ीर आज़म साहब ने अपने वज़रा को नहीं बताया, वज़रा खुद बातें करते रहे, क्या हुआ? हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने एक बड़ा हिजान मुल्क में जो इंतशार था उसको ख़त्म करने में कलीदी किरदार अदा किया। मैं आप इसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं आपका। ये आप ज़रा बताइएगा कि ये मामला आपने सुलझाया कैसे? आप गालिबन आर्मी चीफ से आपकी मुलाकात हुई थी 2 रोज पहले। जी मुफ्ती साहब। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं रब्बे जुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपने फजलो करम से पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई, और जो मुफ्सिद अनासिर कत्ल गारत का एक बड़ा मंसूबा बनाने जा रहे थे, अल्लाह ताला ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम और नामुराद फरमाया। उसके बाद मैं मीडिया में आप सब हज़रात का, आपका और या मकबूल जान का और हारून रशीद साहब ने भी, समी इब्राहिम साहब ने, जिन हजरात ने मुस्बत बात की इस मौजू पर, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में आप सब के लिए अजर अजीम की दुआ करता हूँ। मुफ्ती साहब, ये जी आप बताइए क्या हुआ क्या पिछले चंद रोज में? असल में जिनके सर पर ये जिम्मेदारी थी कि मामलात को सुलझाएं, वो अपने बयानात से और शोले उगल कर मामलात को बिगाड़ रहे थे और फसाद की तरफ ले जा रहे थे और ऐसे झूठे इल्जामात लगा रहे थे कि जिनकी कतन कोई हकीकत नहीं है। और उस मुआहदे को आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि एक जिम्मेदार वजीर आकर मीडिया पर कहे कि ये यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं, ये वजीर सफीर को मुल्क बदल करना चाहते हैं, ये फ्रांस से ये चाहते हैं, जबकि उस मुआहदे में लिखा है कि इस मामले को पार्लियामेंट के हवाले कर दिया जाए। तो आप मुझे बताएं कि किसी मामले को पार्लियामेंट को रेफर करना और उसके फैसले को तस्लीम करने पर आमादा होना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बात है? नहीं मुफ्ती साहब हुआ क्या? पिछले 3-4 दिनों का जरा अहवाल बताएं ताकि हम इसको समझने की कोशिश करें कि जी
ऐसा हुआ कि वो कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द डे रैशनैलिटी प्रिवेल्स। तो आखिरकार अल्लाह ने करम फरमाया और जो जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं उनको एहसास हुआ कि अगर इनके रहमो करम पर इन हालात को छोड़ा गया तो तबाही और बर्बादी आएगी। तो ये इक़दाम किया गया, हमसे कहा गया कि हम आपसे किसने राब्ता किया मुफ्ती साहब, आपसे किसने राब्ता किया? मुझसे तो हमारे दोस्तों ने राब्ता किया। अच्छा। कि इस सिलसिले में आप ताउन करें। तो मैंने कहा कि जो फसादी लोग हैं उनके साथ मैं कोई मुकालमा नहीं करूंगा, जिनका रिकॉर्ड पर जिनके बयानात हैं बिगाड़ के हवाले से, अगर कोई संजीदा लोग होंगे तो उनके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप और अकील करीम डैडी साहब और मौलाना बशीर फारूकी साहब जो हैं फिर आर्मी चीफ से मिले? जी, हम तीनों गए थे और हमारी जिम्मेदार शख्सियात से मुलाकात हुई जी। और हमने उनके अज़ाइम को मुस्बत और नेक पाया। अच्छा। तो फिर हमने कदम बढ़ाया, उन्होंने कहा कि आप इसमें किरदार अदा करें और फिर हमने किरदार अदा किया। तहरीक लब्बैक की शुरा से हमारी मुलाकात कराई गई, उनका मौक़िफ़ हमने सुना और वो अपना मौक़िफ़ पहले दे भी चुके थे। 8 दिनों से उन्हें बिठाया हुआ था लेकिन कोई बातचीत की। आपकी वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, वजीर आजम साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने जो अथोराइज्ड डेलीगेशन बनाया, जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब असद कैसर कौमी असम्बली के स्पीकर और जनाब अली मोहम्मद खान साहब पर, उनसे हमारी मुलाकात हुई। नहीं तो उन्होंने यानी वो एक और भी तो डेलीगेशन था ना, 15 रुकनी कमेटी, वो कहाँ चली गई? उसका हमें कुछ पता नहीं है, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं था। अच्छा। और ना हम उस चैन में थे। ये तो अलग से काविशें की गई। अच्छा। और हमने इसमें रोल अदा किया। अच्छा, वजीर आजम साहब से आप नहीं मिले तो वजीर आजम साहब ने फिर इन 3 लोगों को जो इनकी जो टीम बनाई, तो आप तो आपकी तो सियासत पे भी नजर है मुफ्ती साहब और आप मामला समझते हैं, तो वजीर आजम की काबीना जो है वो काबीना के अरकान कह रहे हैं, आज जो ब्रीफिंग दी है वजीर इत्तलात ने, वो कह रहे हैं कि काबीना को नहीं पता, शाह महमूद कुरैशी से पूछे माहिदे का। तो फिर हुकूमत की तरफ से तो फिर हुकूमत तो फिर काबीना और वजीर आजम होते हैं ना? जी हाँ। तो ये हुकूमत, ये तो फिर एक शख्स की बात हो गई ना, यानी ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब है अगर इसमें काबीना नहीं है। हमारे साथ जो मुकालमा था जी, उसमें ये 3 हज़रात शामिल थे। अच्छा, लेकिन इन 3 शख्सियात का चुनाव वजीर आजम ने किया था, आपकी क्या इत्तला है? नहीं, इन 3 शख्सियात का चुनाव वजीर आजम ने किया था। मैंने अपने सोशल मीडिया पर और अखबारी बयान में दे दिया था कि जब तक सुलझे हुए और तामीरी ज़हन के लोग सामने नहीं आएंगे तो जिन्होंने फसाद पैदा किया उनसे मुकालमा हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने ये हज़रात नहीं, लेकिन जो फसाद जिनको आप कह रहे हैं तो वो तो जाहिर है कि वो तो हुकूमत की तरफ से एक बात हो रही थी ना, या आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से बात नहीं हो रही थी और उसमें कुछ अनासर जो फसादी थे और कुछ थे जो अच्छे थे, ऐसा लग रहा है आपको? हुकूमत का तो वो हिस्सा है, ये मुझे मालूम नहीं है कि इस फसादी बयानात पर वो अपनी मर्जी से दे रहे थे या किसी के कहने पर दे रहे थे। अच्छा, किसी से मुराद आपकी वजीर आजम है या कोई और है? नहीं, मुझे तो नहीं पता ना। बयानात तो मीडिया पर आप लोगों के सामने इनके आ रहे थे ना, जो फसाद बर्पा करना चाहते थे और ताकत का रौब जमाना चाहते थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वहशियाना अंदाज में ताकत का इस्तेमाल फिरौनियत है और हकीमाना अंदाज में ताकत का इस्तेमाल शियारे नबुव्वत है। तो अच्छा जी। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक बात जरा और ये बताएं कि पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं बड़ी तादाद में। आज भी एक पुलिस एहलकार की जो है वो तशद्दुद की हुई लाश मिली और वहां से जाहिर है कि मुआहदे के मुताबिक
उधर से हमें नहीं पता कि कितने लोग जख्मी हुए हैं या शहीद हुए हैं, लेकिन पुलिस की बहरहाल एक हमारे सामने। तो इसके ऊपर क्या मौकफ है आपका, क्योंकि आप दरमियान जी। डॉक्टर साहब, जो पुलिस के अपराध फर्ज मनसबी अदा करते हुए शहीद हुए और जो एहतजाज करने वालों के शहीद हुए, मैं सबके लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ, सबके खानदानों से ताज़ियत करता हूँ। लेकिन ये आप पाकिस्तान की तारीख जानते हैं, माजी में भी जब पुलिस का और हुजूम का आमना सामना हुआ तो दोनों तरफ से नुकसान हो जाता था। ये अचानक हो जाता था, इसको कभी दहशतगर्दी से ताबीर नहीं किया गया, ये नहीं होना चाहिए। एक बेकसूर जान भी तलफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी 74 साला सियासी तारीख में ऐसे वाकयात होते रहे हैं और जब अमन की बात होती है तो इन तमाम चीज़ों को फरामोश करके और फिर मुस्बत अंदाज में बात की जाती है और मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए जी। अच्छा मुफ्ती साहब कथा कलामी, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर 10 दिन का टाइम है, तो अब 8 दिन रह गए, 2 दिन में आप मुतमईन है जो पेशरफ्त हो रही है? कारकुन रिहा हो रहे हैं, कानूनी टीम को भी बुला लिया वज़ीर आज़म ने और उनसे साद रिजवी साहब के खिलाफ जो अपील थी वो भी वापस ले रहे हैं। आप मुतमईन है, सारा ठीक जा रहा है? अब तक की पेशरफ्त से मैं मुतमईन हूँ। अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वादे का ईफा किया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरफ से जिम्मेदारी का एहसास किया जाएगा। आप जानते हैं कि इतने मुश्तइल हुजूम को मैं 2 रातों का मुसलसल जागा हुआ था। मैं रात को सफर करके वजीराबाद गया और उनसे मैंने अपील की तो उन्होंने मेरी अपील पर लब्बैक कहा। उन्होंने सड़क को खाली कर दिया, वो साइड पे चले गए। तो वो जो साइड पे बैठे हैं, तो एक तरह से वो यानी जिसको कहते हैं कि वो यानी आपको अभी भी थोड़ा सा शक है सबको कि अभी भी मामला खराब हो सकता है, वो इसलिए बैठे हैं वहां पे? हमने ये तय किया है कि जब कुछ मराहिल तय हो जाएंगे तो वहां से भी इंशाअल्लाह अमन और अमान के साथ उठ जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि मामलात जैसा कि तय किए गए हैं तरतीब के साथ चलते जाएं और सुलझते जाएं। ठीक है। तो ये मामला अच्छा, एक बात की जरा वजाहत करें मुफ्ती साहब, ये फ्रांस का मसला मौजूद है या नहीं है? हुकूमत कह रही है कि फ्रांस का जिक्र ही नहीं है और ये से साद रिजवी साहब की रिहाई के लिए हुआ। तहरीक लब्बैक ये कह रही है गालिबन कि जी इसमें फ्रांस का इशू कहां पे अटका हुआ है इस वक्त? देखें, फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा किया था, लेकिन जो आखिरी मुआहदा है उसमें यह है कि पार्लियामेंट इसको तय करे। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट फैसला करेगी वो मान लिया जाएगा। यानी मौजूद है फ्रांस का मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया गया है। ठीक है, मैं समझ गया हूं। यानी वो जो पिछला मुआहदा था उसको ऐड किया गया इस नए मुआहदे में। पिछले मुआहदे के बाद इसी गवर्नमेंट ने रमजान की सहरी के वक्त ये लेटेस्ट मुआहदा किया था। अच्छा। तो ये आपका पता है कि आखिरी बात पहली बात की नासिक होती है। ये आखिरी मुआहदा था और उसमें ये लिखा था कि पार्लियामेंट को रेफर किया जाएगा। तो जो नया मुआहदा है इसमें भी वही बात मौजूद है? ये मौजूद है, मगर ये कहा गया है कि इसमें इसके बारे में जो पार्लियामेंट फैसला करेगी मान लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुफ्ती साहब, यानी आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ उभाम खत्म हो गया है या कुछ अभी भी वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है? मतलब वज़रा कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या हुआ काबीना ने और शाह महमूद। तो ये कुछ दुआ करें कि अल्लाह करें कि बेखबरी में सारे मामला दुरुस्त हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, ये तो फिर नहीं, देखें मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि संभल गए हैं और बहुत सारे मुतालबात। असल बात यह है कि एक इंतशार की कैफियत से मुल्क निकला और आगे अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये जो शहादतें दरमियान में हुई हैं और बाकी सारे मामला, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कल कौम से खिताब कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और आज काबीना का इजलास हुआ, उस काबीना के इजलास में ये मामला डिस्कस ही नहीं हुआ। मतलब ये पहले से सबको पता था कि इस मामले में हमने बातें नहीं की। वज़ीर आज़म ने
से किसी ने बात ही नहीं की, कोई ना सवाल पूछा, ना वजीर आजम ने सिर्फ इतना कहा कि आप इस पे कोई बात नहीं करेंगे, बयानबाजी ना करें। और आप इस पे जो है वो उन वजीर आजम साहब ने कहा कि एमक्यूएम के जब ये कोर कमेटी की इजलास में उन्होंने कहा था कि जब एमक्यूएम के 18 लोग थे 2002 के शायद इलेक्शंस में, तो मैं उस वक्त एमएनए था, तो मैं देखता था कि एक मामला खराब होता था तो सारे के सारे 18 के 18 यकजमा होकर खड़े हो जाते थे। तो आप भी उसी तरह से खड़े हों और फवाद चौधरी साहब और आजम साथी साहब के साथ जाएं, और कल वज़ीर आज़म जो बात करेंगे वो आज काबीना में डिस्कशन होता रहा इंतखाबी इस्लाहात पे, और वज़ीर आज़म से उनके इत्तेहादियों ने मुलाकात की। अच्छा, एलामिया बड़ा अजीब सा है वज़ीर आज़म, नहीं वफाकी काबीना तो हुआ, उससे उस इत्तेहादियों ने मुलाकात की। अच्छा, इत्तेहादियों में कौन कौन है? इत्तेहादियों में एमक्यूएम के डेलीगेशन की नुमाइंदगी जो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब और उनके जो फाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब ने की। फिर उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बाप पार्टी ज़ाहिर है उससे की मिले, वो अलग से मिले। जीडीए की तरफ से फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा मिली। अच्छा, उसके बाद मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मुनस इलाही साहब और तारिक बशीर चीमा साहब मिले, और अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से शेख रशीद साहब मिले। और इस मौके पे परवेज खटक हुकूमत की तरफ से इन एक अजीब से वसीफ सा मामला है। जब मिले, ये बयानिया है जो उनकी तरफ से बयान है वो ये है कि जब मिले शेख रशीद साहब तो इस मौके पे हुकूमत की तरफ से असद उमर साहब, परवेज खटक साहब और आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे। तो ये सारे इत्तेहादियों ने मुलाकातें की, उसमें शेख रशीद साहब ने भी बतौर इत्तेहादी मुलाकात की, लेकिन उसमें हुकूमत की तरफ से। तो ये एक अजीब सा मामला है कि जो है वो इसी हवाले से नहीं देखें, मैंने एक वज़ीर आज़म साहब ने आज कानूनी टीम को बुलाया, वज़ीर कानून को, लेकिन सवाल ही इसमें देखें अब ये गुफअप हो गया, अब इससे निकलना चाहिए। अब नहीं, ये अपने वो क्या कहते हैं पीछे बड़ी खौफनाक तलखियां छोड़ गए कि पता था वज़ीर आज़म को, नहीं पता था, या वज़ीर आज़म ज़ाहिर है ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे इल्म नहीं था, कैसे हुआ वो आप देखें। मुफ्ती मुनीर साहब ने कहा कि मैं तो मिला ही नहीं वज़ीर आज़म से, ज़िम्मेदार शख्सियत से मैं मिला। उन्होंने कहा कि हम कैसे इंतशार मुल्क में पैदा होने दें, और क्यों करी मुमकिन है कि मुल्क में जो है बदअमनी हो और चंद फसादी लोग जो थे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने, अच्छा नाम पता नहीं जिनका उन्होंने लेना था, लेकिन आप ज़रा ट्वीट्स देखें ना पिछले चंद दिनों के, तो यानी आप देखें इन्होंने ट्वीट्स किसी ने डिलीट नहीं किया। शीनी मज़ारी साहिबा का अपनी जगह नुक्ता नज़र है, अच्छा वो अपना उनकी जगह ट्वीट मौजूद है। उसके बाद फिर नूर हक कादरी साहब का मौजूद है, अली जैदी साहब का मौजूद है, इट्स सैड टू सी। अच्छा, उसके बाद असद उमर साहब का भी मौजूद है। तो ये सबके ट्वीट्स तो मौजूद हैं अपनी अपनी जगह, फवाद चौधरी साहब का मौजूद है बिल्कुल। तो ये सारा, और मुईद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, लेकिन ये कि बहरहाल सब ने ऑन कर लिया। यानी वो कहते हैं ना कि मतलब वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि अब कानूनी टीम जायज़ा लेगी, जबकि 1000 लोग रिहा भी हो गए, 1000 लोग रिहा हो गए। 1000 तो कल हो गए थे, 1000 से ज़्यादा हो गए हैं आज मेरे ख्याल से। मुआहदे के मुताबिक जो है वो 2300 लोगों को दूसरे दिन तक छोड़ना था, तो मेरा ख्याल है कि 2300 लोग आज शाम तक, मगरिब तक रिहा हो गए होंगे यकीनन, क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुआहदे की शिक है कि इतने लोग इतने दिनों में रिहा हो जाएंगे, इतने दिनों के अंदर साद रिजवी साहब की वापस, अभी अपील वापस उनकी ले ली जाएगी और ये सारा होगा। लेकिन मसला ये है कि इसमें एक बदमज़गी से पैदा हुई, और इसमें एक बात और जो काबिल तहसीन है वो फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब और बाकी तमाम वज़रा, उन्होंने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की। उसके बाद ठीक है, उन्होंने बात नहीं की। ये बिल्कुल मुझे वही सिलसिला याद आ गया कि जब एतजाज़ एहसन साहब पार्लियामेंट में जो है वो चौधरी निसार को, तो आप समझ लें कि यहाँ पे जो है वो एतजाज़ एहसन साहब की जगह मुफ्ती मुनीर साहब थे। उन्होंने फवाद चौधरी साहब जो है वो खामोशी से सुनते रहे, बैठ के सुनते रहे। मतलब उनके शेरों में जो है ना वो एक दर्द और एक जो है ना वो एक मतलब उनके ट्वीट्स आ रहे हैं काफ़ी, जिसमें एक ज़ाहिर है उनकी तबीयत से ये मुख्तलिफ है सारी। आज उन्होंने मीडिया की भी तारीफ़ की, उन्होंने कहा मीडिया का भी अच्छा रोल था। और नहीं देखें, बात ये कि उनका एक नुक्ता नज़र तो है ना वो उस पर, लेकिन मसला ये है कि वो अच्छा इसी तरह से शेख रशीद साहब तो बिल्कुल साइड पे हुए, वो दोनों अपने आप को किनारा कशी कर ली। लेकिन ये मामला कितना अजीब सा है कि मुफ्ती मुनीर साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो जो 3 शख्सियात हैं। अच्छा, आज मुलाकात जो हुई ना वजारत खारजा में, वजारत खारजा में एक इजलास हुआ, वही बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, वजारत खारजा में, घर पे नहीं, वजारत खारजा में इजलास हुआ, और उस इजलास की सदारत जो है, ये उधर तस्वीर बड़ी करें, प्राइम मिनिस्टीरियल लुक्स देखे ना,
देखें, अच्छा ये वजारत खारजा में कौन कौन शख्सियात बैठी हैं? वज़ीर एजाज आला चौधरी पंजाब। साहब बैठे हैं। एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के साथ हमारा इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है। खुसरू बख्तियार साहब, ये छोटी सी कैबिनेट नहीं लग रही आपको इस? अच्छा, उसके बाद ये जो है परवेज अपना शफकत महमूद साहब, शफकत महमूद साहब चीन के बच्चों को भेजने वापस, चीन के बच्चों से बड़ा हमारे बच्चे जो वहां से आए हुए हैं उनको भेजें वापस पढ़ने के लिए, काफी हो वज़ीर गया। आला पंजाब। अच्छा, ये वज़ीर आला पंजाब, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब एक ज़माने में बनना चाहते थे वज़ीर आला पंजाब, तो मुझे नहीं पता कि ये भी वैसे बुरा आइडिया नहीं है कि बुज़दार साहब को वज़ीर खारजा बना दिया जाए, और उनको कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। 12 अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये वज़ारत खारजा में इजलास हुआ। अच्छा, इस इजलास में अब फवाद चौधरी साहब भी हैं, तो यहाँ पर क्या डिस्कस हुआ, ये एक अपनी जगह सवाल है। इसमें अब देखिए ना, ये क्या था इजलास, मतलब इस इजलास का कुछ भी नहीं आया सामने कि वजारत खारजा में बुज़दार साहब और वजारत खारजा में, फिर बुज़दार साहब तो आते हैं तो बनीगाला और वज़ीर आज़म हाउस, और इमरान खान लाहौर जाते हैं तो वज़ीर आला हाउस। बुज़दार साहब का वजारत खारजा में जाना जो है ना, ये बड़ा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और उस क्या ये हम ख्याल लोगों का ग्रुप है डॉक्टर साहब, आप समझ रहे हैं? एक था तो सही ना, -1 छोटी छोटी दिल तो होता है ना। शाह महमूद कुरैशी साहब लुक्स तो है ना, स्मार्ट आदमी है, ग्रूम्ड है, तो मतलब वो चीजें तो चल रही हैं ना अपनी जगह। और सीनियर सियासतदान है, उनको मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा ना कि संजीदा, और मुफ्ती मुनीब साहब ने किससे मिलके कहा कि वो फोकल पर्सन होंगे और मामलात को हल कराएंगे। देखिए ना, तो बात ये है कि अब मतलब ये तो चीजें चलती रहती है ना, ये कुछ तो बात है। संजीदा लोग बाकी लोगों को साइड पे करके, तो संजीदा लोग, और उन्हें बाकी लोग कह रहे हैं कि अच्छा शाह महमूद कुरैशी को ही पता था, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैंने नॉमिनेट किया, वो मिले नहीं उनसे, ये छोड़े। 12 ये अल्लाह का एहसान है कि ये इंतशार से सवाल छोड़ गया अपनी जगह, बहुत सारे सवाल छोड़ गया इस वक्त जो है ना, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अच्छा, मैंने उज़रा से पूछा तो उज़रा को वाकई नहीं पता, आज भी नहीं पता। तो मैंने कहा जी अब वो शो तो सब करेंगे ना कि हमें पता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था। इत्तेहादियों को पहले से कह दिया गया था कि आपने सवाल ही नहीं करना, वज़ीर आज़म साहब का मूड ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि शुक्र है पता नहीं है, मामलात इसी तरह हल हो जाए तो बेहतर है, अल्लाह करे। लेकिन अब अजीब सी बात है ना, मतलब बहरहाल तो इससे आगे निकलते हैं। असल बात यह है कि वो जो लोगों की जानें गई हैं, और असल बात यह है कि आपके बाहर का क्या इमेज गया इस पे, और असल बात यह है कि इस मामलात को, अच्छा एजाज चौधरी साहब ने जो बात की ना, पंजाब के सदर हैं वो कहते हैं कि इंतखाबी इत्तेहाद हमारा हो सकता है, और हम बात कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के साथ। तो एक तरफ से वो कलअदम है, फिर ये भी सवाल में है कि क्या कलअदम है या नहीं है, क्योंकि कलअदम से कि तो आप हुकूमत बात ही नहीं कर सकती, फिर कलअदम जमातों से कैसे टॉक्स हो, मतलब वो कानूनी तौर पे। बहरहाल इसको असल बात ये है कि हम मामले से आगे निकल गए, और इससे आगे हमें निकलना चाहिए। अच्छा, एक दो बातें और हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से जो काफ़ी अहम हो रही हैं खत्ते में, और मैं उसके, एक तो अफगानिस्तान के अंदर आज देखें पड़ोस में, आज वहाँ पर जो है वो ये उनका सरदार दाऊद मिलिट्री हॉस्पिटल है, और सरदार दाऊद मिलिट्री हॉस्पिटल में उनके अटैक हुआ, और अटैक करने के होने पहले तो एक सुसाइड बॉम्बर ने आके अपने आप को वहाँ पे उड़ाया धमाके से, और उसके बाद वो दाखिल हुए लोग, उनको मार दिया गया बाद में। लेकिन इस दौरान जो है वो वहाँ पे 19 और कुछ के मुताबिक 22 से 23 लोग इंसानी जानें चली गई, और ये दाइश इसमें कहा जा रहा है, जिम्मेदारी अभी तक ऑफिशियली कबूल नहीं हुई गालिबन। लेकिन बात यह है कि देखें, इंतशार हर मुल्क में है। अगर आप कहें ना कि कहीं पर सुकून इस वक्त, हर जो रियासतें अपने आप को, ये देखें सूडान की जो है, सूडान की बगावत फेल हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आज सूडान में जो बगावत हुई है, जनरल बुरहान ने जो इक़्तिदार संभाला है, मैं पहले दिन भी आपसे कही थी, मैं दोबारा इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि वो बगावत नाकाम हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जिस वजीर आजम को उन्होंने हटाया है, एक तो यह है कि सबसे बड़ी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो जिस वजीर आजम को हटाकर वो इक़्तिदार में आए हैं, हमदूक बरतरफ जिनको किया है, और जिनको यानी घर पे नज़रबंद किया हुआ था पहले, अब उनको वो घर पे ही है नज़रबंद, उनसे आज अमेरिकन सफ़ीर मिले हैं, और उनसे बरतानिया के सफ़ीर मिले हैं, और उनसे यूरोप के कई ममालिक के सफ़ीर मिले हैं। तो वहां पर मसला यह है कि अब, और इसके साथ ही जो बात मैंने पहले की थी कि इसके साथ जो है उजन हमदान दगुलो जो हैं, जिनको हेलमती कहा जाता है, और जो कि उसके दूसरे जो रैपिड फोर्स को जो हेड करते हैं, और जो कि गल्फ कंट्रीज के ज़्यादा करीब हैं,
ये बात हम कर चुके जी हैं। सर, ये कल जो है ये डिस्कस मिस्र के ज्यादा करीब हैं, वो जो हैं वो ज्यादा करीब हैं गल्फ कंट्रीज कंट्रीज के, अरब ममालिक जो कि मशरिक वस्ता के ममालिक हैं वो उनके करीब, वो पस मंजर में हैं। अच्छा, उन्होंने अपने आप को पस, इसका मतलब है कोई ऐसी बात शुरू में हुई है जिसके नतीजे में जनरल बुरहान को अब लाजमन जरूरत है कि उनके साथ जो है वो जनरल हमदान दगोलो, जिनको रहमती कहा जाता है, वो आके खड़े हों। वो अभी तक सामने नहीं आ रहे, वो सामने आए नहीं उन्होंने। अच्छा, फिर दूसरी बात, और क्या एक्सपेक्टेशन है डॉक्टर? एक और बड़ी अजीब सी बात हुई, एक और बड़ी अजीब बात हुई है। देखिए, इसराइल की मीडिया ने क्या रिपोर्ट की है, इसराइल का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इसराइल का जो मीडिया है, यानी यरूशलेम पोस्ट कह रहा है, 10वीं स्लाइड, जो मैं कह रहा हूं सूडान, ये पूरा रीजन, वही कह रहा है कि खुद जनाब खबर दे रहा है कि इसराइली मोसाद डेलीगेशन विजिटेड सूडान इन मिस्ट ऑफ मिलिट्री कू के दरमियान में मुसाद के लोग गए थे वहां जाके, और किससे मिले थे? अब आप ये देखें जरा, इसकी जो खबर है, ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड, ये देखें वहां जाके मिले किससे थे। एक मिनट, खबर क्या दे रहे हैं? मोहम्मद हमदान दगोलो से, यानी उस बंदे से नहीं मिला मुसाद के लोग जो जिसने बगावत की। अच्छा, इसी को फिर टाइम्स ऑफ इसराइल जो है इसी को रिपोर्ट कर रहा है, यानी जिन्होंने बगावत की उससे मुसाद नहीं मिली जी, मुसाद उससे मिली जो कि गायब है, ठीक है। और अमेरिकन जो सुफरा हैं सारे, वो जाके मुलाकात कर रहे हैं, अमेरिकी सफीर और बरतानवी सफीर, ये सारे मिल रहे हैं जाके वहां पे नजरबंद जिनकी हुकूमत हटाई है। तो ये जो है ये मिस्र के ज्यादा करीब में, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। ये जो है ये जनरल सीसी के साथ पढ़ा है इन्होंने मिलिट्री स्कूल में, लेकिन वो जो दूसरे हैं, ये जो जनरल हमदान हैं जिनसे इसराइल का डेलीगेशन मिला जाके, ये अरब ममालिक के करीब हैं, ये अरब ममालिक के करीब हैं। तो ये बगावत नाकाम भी हो सकती है। तो अमेरिका ने वहां जाके जब बरतरफ वजीर आजम से मिले हैं अमेरिकी सफीर, तो यानी कि आप एक मैसेज दे रहे हैं कि सपोर्ट हमारी गल्फ कंट्रीज भी नहीं है इनके इस बगावत, यानी जो जिसने बगावत की फौजी जनरल ने, गल्फ कंट्रीज ने भी अपने बंदे को पीछे किया हुआ है, और अमेरिकन ने अपना वजन डाल दिया वजीर। तो ये बगावत जो है ना, ऊपर से मुजाहरे भी साथ हो रहे हैं। तो बड़ी ट्रिकी सूरत हाल है सूडान की। और ये सूरत हाल जो है ये बराह रास्त मैंने आपसे कहा कि इथोपिया के खाना जंगी और मिस्र, क्योंकि ये दरमियान में सूडान जो है ये पूरा का पूरा, ये यहाँ बेसिस हैं सारी अड्डे फौज के, और ये सारे मिनरल्स, और ये पूरा ये गेम शुरू हो रहा है यहाँ पे अफ्रीका में। अच्छा, दूसरी जो एक तो बात ये हुई, दूसरी जो बात है वो एक और अहम है कि ये जो वाकयात पेश आ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, देखिए अफगानिस्तान में वाकयात पेश आ रहे हैं, और 12 से या 10 से लेकर 13 तारीख तक, अभी तक जो डेट्स हैं, ये 11 से 13 तक, अब भारत के अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल किया अफगानिस्तान पे। आज डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अच्छा ये अजब अंदाज में एक मीटिंग कॉल हुई है इंडिया में, क्योंकि ये मीटिंग हमेशा इस तरह कॉल होती रही है कि या तो अफगानिस्तान पे नुमाइंदा ख़ुसूसी शरीक हुए हैं ज़ुल्म खलीलज़ाद लेवल पे, या शरीक हुए हैं वज़राए ख़ारजा, ठीक है, जैसे मॉस्को में हुआ या बाकी जगहों पे हुआ, या वज़राए ख़ारजा शरीक हुए हैं। और खाली अफगानिस्तान पे ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस सिर्फ अफगानिस्तान पे नहीं हुई जहां पे सरबराहान मुमलिकत भी हुए हैं। यानी हमने देखा है कि जैसे दोशंबे में और बातें हो रही थी, बहुत सारे इजलास हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी अफगानिस्तान भी, लेकिन प्योर अफगानिस्तान पर कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें आप कहें कि जी बाइडन भी मौजूद हैं, तो शी जिनपिंग भी हैं, तो पुतिन भी हैं, तो मतलब इमरान खान भी हैं। ऐसी कोई मीटिंग अभी तक हुई नहीं है, और इब्राहिम रईसी भी हैं, और मतलब ऐसी नहीं हुई मीटिंग, ये नुमाइंदा ख़ुसूसी या वज़राए ख़ारजा के लेवल पे। इंडिया में पहली दफ़ा ये हुआ है कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे मीटिंग कॉल की, यानी अजीत डोवल, जो कि इस पूरे मंजरनामे में कई महीनों से नहीं है, यानी मुझे लगता है कि साल 1.5 साल ऐसा हो गया है, चाइना से लेके, सेंट्रल एशिया से लेके, अफगानिस्तान से लेके, म्यांमार की बगावत से लेके, सारे जो बांग्लादेश के हालात, अजीत डोवल कहीं गायब है। हालांकि वो एक स्पाई उनके जो हैं गुरु हैं, और जाहिर है उनकी पूरी इंटेलिजेंस को वो हेड करते हैं, तो उन्होंने ये मीटिंग कॉल की। अच्छा, उन्होंने जब मीटिंग कॉल की तो उस मीटिंग में मोईद यूसुफ साहब ने तो आज इनकार कर दिया। मोईद यूसुफ साहब आज उज़्बेकिस्तान का एक डेलीगेशन हाई लेवल पे आया होता, तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे। स्पॉयलर, उन्होंने इंडिया को कहा कि जो स्पॉयलर है मुल्क, उसको हम कैसे वहां पर कैसे पाकिस्तान जा सकता है, जो कि स्पॉइल कर रहा है हालात को। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही दूसरी जो बात है वो ये है कि फिर कौन शरीक हो रहा है? रशिया शायद आ जाए,
जो बात हो रही है कि रशिया के, लेकिन रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहेंगे क्या? आपने बताया था अफगानिस्तान भी नहीं, अफगानिस्तान को तो बुला ही नहीं रहा ना वो, अफगानिस्तान तो है ही नहीं। तो फिर किससे बात अच्छा, कर रहे हैं? दूसरी नहीं, चाइना भी नहीं आ रहा। चाइना भी अच्छा, नहीं है। तो ईरान में मसला ये हुआ है कि ईरान में जो उनके वजीर खारजा हैं, ठीक है, अल्लाह ताला से दे, वो कोविड पॉजिटिव हो गए आज। तो और ये ऐन उस वक्त हुए हैं जब ये उनकी वो न्यूक्लियर के हवाले से भी टॉक्स शुरू होनी थी, तो वो भी जाहिर है कि अब क्वारंटाइन में जाएंगे, अल्लाह ताला ने सेहत दे। तो वो कोविड पॉजिटिव आए ईरान के वजीर खारजा। तो अब इस पूरे मामलात में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस क्या, और साथ ही वो जो बयान आया वहाँ पे उनके यूपी के चीफ मिनिस्टर का कि अगर कुछ हुआ हम हमला करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। हालांकि उस बयान की इस वक्त जरूरत नहीं थी, तालिबान ने ऐसी कोई बात की नहीं उनकी हुकूमत की तरफ से। वहाँ इंटरनल क्राइसिस है जो कि उस क्राइसिस का रिजॉल्व होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा सर, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, वापस आके आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, भारत में होने वाले आप कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहे थे जहां पे ना चाइना शिरकत करेगा, ना अफगानिस्तान और ना पाकिस्तान। इसके बाद मामलात को किस तरह सुलझाया जाएगा और अफगानिस्तान के साथ भारत के मामलात कहां तक पहुंचे, इस हवाले से देखें। यहाँ ये एक जिसे कहना चाहिए ना कि ये GOP26 कॉन्फ्रेंस हो रही है ग्लासगो में, और ये COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP26 कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं। प्रेसिडेंट बाइडन मौजूद हैं वहाँ पे, और प्रेसिडेंट बाइडन के साथ उनकी कैबिनेट मौजूद है। अच्छा। और 2 दर्जन कांग्रेसमैन हैं, और साबिक सदर ओबामा भी हैं, जॉन कैरी भी हैं, ओबामा भी हैं। क्लाइमेट एक बहुत अहम दुनिया का इशू है जिसके ऊपर बात हो रही है। अच्छा, लेकिन उसमें जो एक अहम मुलाकात हुई है जो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हुई है जोको वदीदो के साथ। अच्छा, जोको वदीदो जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है आबादी के लिहाज से, और दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो कि एक मुल्क है। वैसे तो 17,000 जजीरे हैं जो कि इंडोनेशिया के उसमें आते हैं। और इंडोनेशिया जो है, ये मैं बताऊं कि इंडोनेशिया वो मुल्क है जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिस पे रूल करती रही है, और उस वक्त तक करती रही है जब तक दूसरी जंग अज़ीम में जापान नहीं आ गया। यानी 200 साल तक तकरीबन वहां डच रहे हैं। वहां जो है वो ईस्ट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो डच वहां पे रहे, और उसके बाद 1945 में जो है वो जापान आया तो नीदरलैंड निकला। लेकिन उसके बाद इन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया इंडोनेशिया वालों ने, तो आज़ादी नहीं मानी नीदरलैंड ने, और फिर इनकी 4 साल तक लड़ाई हुई, प्रॉपर ब्लडी जंग जिसे कहते हैं ना, खूनी जंग। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंडोनेशिया जो है वो आप समझें कि आबादी के लिहाज से वो चौथा बड़ा मुल्क है, और रकबे के लिहाज से कोई 17वां या 16वां ऐसे मुल्क है बड़ा दुनिया का, और सबसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं। अच्छा, अब इंडोनेशिया जो है वो पूरा का पूरा ये इंडो पैसिफिक में जहां इंडोनेशिया जाएगा वहां आसियान चले जाएंगे। इंडोनेशिया ने दरमियान में उनका कोई सिंगापुर के साथ या वियतनाम के साथ कोई इश्यूज रहे, लेकिन इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है इस वक्त क्योंकि इंडोनेशिया अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट से अलग रख रहा है। इंडोनेशिया जो है वो अलग रख रहा है, वो ना चाइना और बल्कि ये जो आसियान के मुल्क हैं ये बड़े करीब रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा एक न्यूट्रल ऑस्ट्रेलिया का रोल है। अब आसियान के मुल्कों में बेचैनी हो रही है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियर वॉर, और हम छोटे छोटे मुल्क हैं सारे, तो हम प्रॉक्सी वॉर में नहीं आना चाह रहे। हमारी मईशत चल रही है, हमारी सिक्योरिटी से ज़्यादा हमारी मईशत इस वक्त इंपॉर्टेंट है, इकॉनमी हमारी इंपॉर्टेंट है। तो अब इन हालात में ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो इंडोनेशिया जो है वो उसकी एक पोजीशनिंग ऐसी है कि वो अपने आप को, मैंने कहा ना कि अगर इंडोनेशिया इधर दाएं बाएं होता है तो फिर पूरी इक्वेशन, इंडोनेशिया बिल्कुल एक चाहता है कि आसियान इस पूरे खित्ते में अमन और सुकून रहे और हम चाइना और अमेरिका के मामलात में हम दरमियान में ना आए। मतलब हम वो इंडोनेशिया ने पॉलिसी ली हुई है। तो इंडोनेशिया ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया था शुरू में जब ये न्यूक्लियर सबमरीन का वाक़या हुआ और ये सारा हुआ, लेकिन ये मुलाकात बहरहाल इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही और भी 2-4 वाक़यात ऐसे हैं जो मैंने आपसे कहा ना, एक तो ये लेबनान का मसला ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसलिए ख़राब हो गया कि वहाँ से सफ़ीर, वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं
वजीर आजम भी अब लेबनान के अपने वजीर के साथ खड़े हो गए हैं, वो वजीर जिन्होंने बयान दिया था सऊदी अरब के बारे में। तो लेबनान का लेबनान जो है वो माशी तौर पे बड़े बहरानों से का शिकार है, और माशी तौर पे उनकी मदद सऊदी अरेबिया करता रहे और साथ उसके ईरान भी करता रहे। लेकिन सऊदी अरेबिया की मदद अब अगर सऊदी अरेबिया नहीं करता, फर्ज करें टर्की इस पोजीशन में नहीं होगा फाइनेंशियली या बाकी और वजूहात की बुनियाद पे कि वो उस हुकूमत की मदद करे जो कि सऊदी अरब के खिलाफ बात कर रही है, जो जहां से सफीर बुला लिए। तो एक ट्रिकी सी इक्वेशन बनी हुई है पूरे मिडिल ईस्ट में, और वो मिडिल ईस्ट की जो ट्रिकी से हालात हैं वो आ रहे हैं इस तरफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से फिर वो आगे पाकिस्तान से गुजरते हुए इंडिया चाइना की सरहद आसियान तक जा रहे हैं। ये जो सर्दियां आ रही हैं इसमें जंग होगी कोई ना कोई, कहीं ना कोई महाज खुलेगा। उसकी वजह है कि पिछले साल जब सर्दियां आई थी, सर्दियों के मौसम में, ये अजरबैजान आर्मीनिया, ठीक है, ये चाइना इंडिया, ठीक है, ये बेलारूस के अंदर मामला, ये जो है वो बहुत सारी जंगें हमने देखा कि पिछले साल उन दिनों में, आप याद करिए ना, आज से 1 साल पहले चले जाएं तो आज जो है वो आज या कल, ये कौन से दिन है, मतलब अगर हम आज से ठीक 1 साल पहले चले जाएं तो ये जो मैं इस वक्त शो कर रहा हूं, आज से 1 साल पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? चाइना इंडिया। आज से 1 साल पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कल इलेक्शन है, कल परसों अमेरिका में, बिल्कुल 4 नवंबर। देखें, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका में इलेक्शन है 2 दिन के बाद, और देखें सबके, मेरा ख्याल है कि सबके जहनों से बात निकल गई कि 1 साल पहले, एक साल हो गया, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रंप क्या कर रहा है, वहां पे हंगामे होंगे, इलेक्शन का रिजल्ट कैसे आएगा, बाइडेन कैसे आएगा, 1 साल। और ये वो देखें साल कैसे, और अब्राहम अकॉर्ड्स होंगे, ट्रंप जीत रहा है, ट्रंप ने मानने से इनकार कर दिया, हमला हो गया, ये हो गया, तो साल हो रहा है पूरा। और उसके साथ ही तो ये मैंने आपसे कहा ना कि ये उसके बाद के अगर आप दिन गौर करें तो किस कदर इंतशार रहा है पूरी दुनिया में, और वो अभी तक चाहे उसकी कंटिन्यूटी बरकरार है, कोई एक मसला ऐसा नहीं जो हल हुआ हो। ये बड़े लाइव इशू से था, अजरबैजान, आर्मीनिया, तुर्की, सऊदी अरब, सीरिया में क्या होना है, लेबनान में क्या होना है, ईरान, अरब ममालिक के साथ, ये सारे ये बड़े लाइव इशूज हैं जो मौजूद हैं, अपनी जगह हैं, फलस्तीन, इसराइल, अब जो भी कर लेंगे, और अब अफ्रीका के अंदर जो झगड़े शुरू हो गए। और तो बात इसी तरह से अफगानिस्तान का इशू सेटल नहीं हुआ, ठीक है, इशू अपनी जगह पे मौजूद है, कश्मीर का इशू सेटल नहीं हुआ, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ये सारे इशू अब ये इशूज में उठे, भूटान, ताइवान, बाकी तो इशू। बात मेरा कहने का मकसद ये है कि ये मैन मेड क्राइसिस जो पाकिस्तान में पैदा किया गया, खुद ब खुद ही अचानक सामने आ गया ना इसके, और उसको लाइटली लिया गया, किस तरह लिया गया, और फिर वो उसी अंदाज में जब वो खत्म हुआ, लेकिन तो उसका जो क्लोजर है ना वो बड़े अजब अंदाज में हुआ कि आज तक वजीर जो हैं वो अपनी बात पे कायम है। वो कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी से पूछें, शाह महमूद कुरैशी को पता होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं बेचारे, उनको भी मतलब मुझे नहीं पता किस वक्त उनको इत्तला मिली, उनको और असद कैसर साहब को और बाकी शख्सियात को, लेकिन असल बात यह है कि काबीना को इसका इल्म नहीं था, और आज कह दिया फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब खुल के बात करते हैं, तो उन्होंने आज ये बात कह दी। अब सवाल यह है कि अब इस पूरी पिक्चर में सिक्योरिटी के इश्यूज बड़े अहम हैं। अब सिक्योरिटी के और ये इंटरनल क्राइसिस, और अगर फाइनेंशियल इश्यूज, और अगर इन मामलात पे कैबिनेट ही ऑन बोर्ड नहीं है तो पब्लिक ऑन बोर्ड कहां से आएगी? पहले तो काबीना, वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी कहा ना कि काबीना के अरकान को कि आप बाहर जाके अलग अलग बातें करते हैं, तो अब वो जो है वो लेकिन चले, वज़ीर आज़म साहब ने ये तो कह दिया कि अब आप ऐसे बयानात ना दे जिससे मामलात मजीद खराब। वो तो अब रुक गए ना, वो तो वज़ीर आज़म ने यही शो किया ना कि मुझे पता है, वज़ीर आज़म ने भी ऑन कर लिया ना। अब हमें नहीं पता कि वज़ीर आज़म को भी इल्म था नहीं था, क्योंकि मुफ्ती साहब तो नहीं मिले वज़ीर आज़म साहब से, तो यानी वज़ीर आज़म को उन्होंने क्या कहा होगा, ये नाम सजेस्ट किए होंगे कि आपकी काबीना में गैर संजीदा लोग, इनको ना रखा जाए और ये संजीदा लोगों को रखा जाए। तो बड़ी अजीब सी बात है ये। और फिर वो संजीदा लोग रखे वज़ीर आज़म ने, कि अच्छा ही मेरी काबीना में यानी गैर संजीदा लोग हैं तो मैं उनको नहीं रखता, उनको मैं वज़ीर बना के रखता हूँ, और जो संजीदा लोग हैं उनको मैं आपके साथ। तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल ये है कि मामला यहाँ पे, मैंने आपसे कहा ना, ये भी बड़े डराइव इशू है। ये सवाल अपनी जगह रह गया कि ये क्या हुआ और किस अंदाज में टैकल हुआ, और दुनिया को क्या मैसेज गया, और इंसानी जानें चली गई, और कोई ओन ही नहीं कर रहा उसको। यानी पहले ही दिन सारे के सारे बात क्या कर रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात। नैब के चेयरमैन जो हैं वो आएंगे तो ताहयात रहेंगे,
और नहीं, नैब रिफॉर्म्स क्यों नहीं, खाक नैब रिफॉर्म्स होनी है। वो मसला ये है कि वो क्या नैब ने क्या कर लिया पहले जो अब नैब करेगा, मसला ये है। और एहसन इकबाल साहब मिले हैं खुर्शीद शाह साहब से, और ये खुर्शीद शाह साहब एक नया फार्मूला लेकर आए थे, और नया फार्मूला उनको बड़ा इंटरेस्टिंग था कि असेंबली के अंदर -1 कर दिया जाए, चाहे कोई हुकूमत से कोई और शख्सियत आ जाए। खुर्शीद शाह साहब का, ये खुर्शीद शाह साहब का फार्मूला था कि कुछ अरसे के लिए दूसरा वजीर आजम आ जाए, अच्छा। उन्हें हम सब कबूल कर लेंगे, और उसके बाद वो जो नया वजीर आजम आ जाए। ये खुर्शीद शाह साहब का फार्मूला था। क्या इसके इम्कान अब भी मौजूद हैं डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं? मैंने तो खुर्शीद शाह साहब की बात की ना। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि एक असेंबली में ऐसा हो कि हम सब सपोर्ट करेंगे, बेशक हुकूमत की तरफ से कोई आ जाए शख्सियत, और वो आके मामलात को, और वो भी संजीदा शख्सियत हो। उनके अल्फाज थे कि संजीदा शख्सियत आके, संजीदा बुर्दबाज, जिसके अंदर लुक्स भी हो, प्राइम, तो वो आके संभाल लें, और फिर वो कायदे इस इख्तलाफ के साथ रह के कुछ अर्सा काम करें, फिर असेंबलियां डिजॉल्व कर दें और मुल्क को आगे लेके चलें। तो ये एक फार्मूले तो घूमते रहते हैं ना इस तरह के। लेकिन उस पर एहसन इकबाल साहब जाके मिले हैं उनसे, इससे पहले मरियम औरंगजेब साहबा मिली थी। तो वो भी साइडों पे मुख्तलिफ सारी चीजें चल रही हैं। और 11 तारीख को, जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो संजीदा एक डिस्कशन हुआ है यहाँ पे अपोजिशन जमातों के अंदर, पीडीएम के अंदर, कि क्यों ना इस मरहले पे एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आया जाए। हो सकता है वो ना लाएं, हो सकता है वो ले आए, लेकिन ये बात उनके यहाँ डिस्कस हो रही है संजीदगी के साथ। और उसमें ये भी डिस्कस हो रहा है कि इस मौके पे, ये महंगाई के खिलाफ, इस मौके पे चंद वज़रा भी उनसे राब्ते में हैं। ठीक है, ये महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे होने जा रहे हैं? नहीं, मुजाहिरे महंगाई के खिलाफ होने जा रहे हैं, या फिर -1 का ही कई फॉर्मूला के खिलाफ होने जा रहे हैं? महंगाई की इशू है ना, महंगाई तो बहुत बड़ा इशू है। उसको इमरान खान साहब क्या देखे ना, उसके ऊपर तो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि महंगाई का एक तूफान आने वाला है, एक झक्कड़ आने वाला है, एक सैलाब आने वाला है, एक सुनामी आने वाली, पता नहीं क्या कुछ आने वाला है। लेकिन मसला ये कि इमरान खान साहब इन्हीं हालात में अब कोई रिलीफ जितना मुमकिन है वो रिलीफ भी देने जा रहे हैं कल अपनी स्पीच में। देखिए ना, जितना मुमकिन है दुनिया के हालात को देख के, और जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी, एहतसाब तो नहीं हो सका, और वो टैक्स इलेक्शन भी नहीं हो सकी, और IMF की शराइत भी अपनी जगह मौजूद, तो उसमें जो रिलीफ वो देने जा रहे हैं उसके ऊपर वो बात करेंगे गालिबन। और जब उन्होंने अपने वज़रा को मना कर दिया, तो जाहिर है कि वो भी, आपको याद है चंद रोज पहले वो तकरीर उनकी रिकॉर्ड होने लगी थी, उसके बाद वो खत्म हो गई थी तकरीर। हाँ, तो वो अच्छा हुआ, मैंने उस दिन कहा था कि अच्छा हुआ खान साहब ने आज तकरीर नहीं की, लेकिन मैंने भी सोच समझ के बात की थी। तो अच्छा है कि अब वो कल जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसके जो मंदरजात हैं वो पिछली वाली तकरीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। ये तो जहानत का मुजाहिरा हुआ है। मतलब ये जो भी कुछ हुआ है बस उसको छोड़ दें आप, जो भी कुछ हुआ है इसको छोड़ दें। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें वजीर आजम साहब जो हैं वो रिलीफ देने की बात करेंगे, और दूसरी गालिबन वो मुस्बत अच्छी खबरें, अच्छी बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।